शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। संगठन का कोशिकीय स्तर, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने कोशिका की आकृति के बारे में जाना है और आकार के विषय में भी। आज हम पढ़ेंगे अंतःद्रव्यीय जालिका के विषय में। यह एक नलिका झिल्ली तंत्र यानी लंबे धागे की तरह की संरचना होती है जो कि आंतरिक कोशिका गुहा को भरता है। इसका एक सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा केंद्रीय झिल्ली के बाहरी भाग से जुड़ा होता है और यह दो प्रकार की होती है। पहली खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका कोशिका को सहारा देती है यानी कि सेल्स को सपोर्ट करती है। यह केंद्रीय पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक का रास्ता प्रदान करती है। आप इस चित्र में देखें, अंतःद्रव्यीय जालिका ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यानी कि एक लंबे धागे की तरह की संरचना है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा जो है कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा जो है ये केंद्रीय झिल्ली इसके बाहरी भाग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कोशिका अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसका सरफेस रफ होता है, और दूसरी होती है चिकनी या कोमल अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है, ये स्मूथ होती है। और इनका काम क्या होता है, यह केंद्रीय पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक का रास्ता देती है यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करती है। इसमें आगे जानते हैं सूत्र कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना कोशिका की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। राइबोसोम्स में बड़ी ये छड़ जैसी संरचनाएं अक्सर कोशिका के पावर हाउस कहलाती है यानी कि सूत्र कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल्स को, ठीक है, और इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर सामान्य भोजन पदार्थ जैसे कि शक्कर का विखंडन होता है यानी कि जो शुगर होती है वो डिवाइड कर जाती है, ठीक है। शर्कराओं के विखंडन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और इसे विशेष ऊर्जा समृद्ध अणुओं में संग्रहित कर लेता है जो सुविधाजनक पैकेज होते हैं जिनका उपयोग कोशिका अपने समस्त कार्यों के लिए करती है। और ये जो एनर्जी इसमें बनती है उसका यूज बाद में सेल्स जो है अपने बाकी के काम या फंक्शंस जो होते हैं उनको करने में करती है। आप इस चित्र में देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सूत्र कणिका का, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स छोटे छोटे कण होते हैं जो कि या तो अंतःद्रव्यीय जालिका पर होते हैं या फिर कोशिकीय द्रव्य में पाए जाते हैं। ये घनी व गोलाकार संरचनाएं होती हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के प्रोटीन उद्योग भी कहते हैं। इस चित्र में देखें, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है उस पर मिलते हैं या फिर कोशिका द्रव जो है, ये जो हिस्सा है आप जो ये द्रव देख रहे हैं येलोइश, इसमें पाया जाता है और इसकी रचना, ये इसका स्ट्रक्चर गोल होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम जो होता है, यूनानी भाषा में लाइसो का अर्थ पाचक तथा सोमा का अर्थ शरीर होता है। लाइसोसोम छोटी गोलाकार थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो कि कोशिका के द्रव में पाई जाती हैं। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम पाचन में सहायता करते हैं। ये कटे फटे कोशिकाओं खाद्य कणों को पाचन करते हैं तथा भूख लगने की स्थिति में कोशिका का पाचन कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली या कोशिका मेहतर भी कहा जाता है। इन्हें आत्मघाती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनका काम पाचन का होता है, तो ये हमारे भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ जो सेल्स कट जाते हैं या उनमें कोई डैमेज हो जाता है तो उनको ये सही करते हैं, रिपेयर करते हैं। और अगर बहुत इनको बहुत भूख लगती है, ऐसी कंडीशन में ये जो सेल्स होते हैं, कोशिका जो होती हैं, उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैली या कोशिका मेहतर कहा गया है। गोल्जी सम्मिश्र अथवा गोल्जी सम्मिश्र चपटी झिल्लियों की एक श्रृंखला है। छोटी नलियों के अंत में छोटी धानियां होती हैं। गोल्जी के सम्मिश्र स्रवी प्रकृति का होता है यानी कि इसमें लिक्विड
प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। स्त्रवी पदार्थ जैसे कि उत्प्रेरक, प्रोटीन और हार्मोन, ये सभी जो हैं इनको गोल्जी सम्मिश्र जो होता है उसको इकट्ठा करके धानी द्वारा बाहर भेज देता है। यानी इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स को और ट्रांसफर करना। हरी तलवक, ये हरी अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। ये कैसी होती हैं? दिखने में हरी रंग की होती हैं और इनका आकार, इनका कोई शेप नहीं होता, जो कोशिकीय द्रव में तैरती रहती हैं। इनमें एक हरा वर्णक होता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसका उपयोग पादप कोशिका के लिए भोजन बनाने में करता है। अब ये जो संरचनाएं होती हैं इनमें एक हरा वर्णक जिसे पर्णहरित कहते हैं, जो कि सन से एनर्जी लेता है और इसका उपयोग जो है प्लांट के सेल्स जो होते हैं उनमें भोजन यानी खाना बनाने में होता है। हरी तलवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं। तरकाय तथा तारक केंद्र, यह जंतु कोशिका द्रव के बिना कड़ों वाला साफ होता है। ये प्लांट जो सेल्स होते हैं उनमें कोशिका द्रव जो है उनमें मिलता है। इसमें दो छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाकार गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी सूक्ष्म यानी कि बहुत ही पतली सी नलिका यानी कि लंबी सी ट्यूब लाइक गोल स्ट्रक्चर होते हैं। ये इन्हें तारक केंद्र कहते हैं। यदि इनमें एक कशम भी हो तो इसे बेसल बॉडी कहते हैं। तारकाय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन आरंभ करती है, यानी कि ये एनिमल्स में सेल्स को डिवीजन का काम करती है। अब जानते हैं धानियों के बारे में। धानियाँ वे रचनाएं होती हैं जिनका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है, यानी कि इनका कोई भी शेप नहीं है और ना ही कोई साइज। पादप कोशिकाओं में धानियाँ जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं और प्लांट में जो धानियाँ होती हैं वो एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती हैं। धानियाँ सामान्यतः लवण, चीनी वर्ग को, व्यर्थ पदार्थों तथा खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है, यानी कि इन सब चीज़ का कलेक्शन इसमें होता है। अब जानते हैं केंद्रक के बारे में। कोई भी सेल जो होता है उसमें एक केंद्रक होता है, यानी कि बीच में एक बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक सेल स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक केंद्रिका है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। कोशिका में केंद्र की उपस्थिति की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी कि इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। यह कोशिका की केंद्रीय संरचना है तथा इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि ये माइंड है एक सेल का। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं, यानी कि ये बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की आकृति, आकार व संख्या भिन्न भिन्न होती है और हर सेल में जो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है उसका शेप, उसका साइज और उसका नंबर अलग अलग हो सकता है। किसी में 1 हो तो किसी में 10। सामान्यतः एक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। जनरली जो सेल होता है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं में बहुत से केंद्रक होते हैं तथा कुछ में केंद्रक होते ही नहीं हैं, यानी कि कुछ सेल्स में एक ही होगा तो कुछ में बहुत सारे होंगे और कुछ में तो होते ही नहीं हैं। केंद्रक कोशिका की सभी अपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी अनुपस्थिति में कोशिका प्रायः मृत होती है। केंद्रक कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा संग्रह का संचालित करता है। यह आनुवांशिक सूचनाएं भी प्रदान करता है। इसका बच्चों मतलब है कि जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के जनरली सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और अगर किसी भी सेल में केंद्रक ना हो तो वो मृत के समान होता है, ठीक है। और जो केंद्रक होता है वो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस, उसके संग्रहण को संचालित करता है, यानी कि ये हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसे आप पढ़ें और समझें। ना समझने पर मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।